मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मर्टन के प्रकार्यवाद की चर्चा कर रहे थे। मर्टन ने को किस तरह से परिभाषित किया, प्रकार्य होता क्या है और प्रकार्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो अन्य प्रकार्यवादी जो विचारक थे, चाहे वो रैडक्लिफ ब्राउन हो, मैलिनोव्स्की हो, डर्कहाइम हो या स्पेंसर या ऑगस्ट कॉम्ट हो, इन सब विचारकों की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करके मर्टन ने प्रकार्य और प्रकार्य की विशेषताएं जो बताई थी वो था, हमने पिछली बार डिस्कस करी थी। सबसे पहली की प्रकार्यात्मक एकता, दूसरा प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, तीसरा प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, चौथा प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य की परिभाषा। फिर पांचवा जो उन्होंने कहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्य किस प्रकार के होते हैं। छठी उन्होंने अनुकूलनता और सामंजस्यता की जो विशेषता बताई थी। और उन्होंने कहा था कि प्रकार्य, सातवीं बात कि प्रकार्य जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। और आठवीं बात कि वो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रकार्यात्मक विकल्प हमेशा देखने को मिलते हैं, फंक्शनल सब्स्टिट्यूट्स और अन्य विशेषताओं की भी हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। आज हम हिस्ट्री ऑफ फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद का इतिहास और उसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। बार्नी एस कोहन ने प्रकार्यवाद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि प्रकार्यात्मक पद्धति का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसके आधुनिक सिद्धांत की शुरुआत मॉन्टेस्क से करी जाती है और इसका समाजशास्त्र में जो योगदान है वो ऑगस्ट कॉम्ट को जाता है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट ने जब सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात करते हैं तो सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स जो है वो विषय जो है उसमें वो कहते हैं कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में ये प्रकार्यात्मक जो पद्धति है वो इस्तेमाल में ली जा सकती है। ऑगस्ट कॉम्ट का सामाजिक स्थितिकी से अर्थ ये था कि सामाजिक घटनाओं के सह अस्तित्व का अध्ययन करना चाहिए। उनका मानना था कि इसके अंतर्गत समाज की उन वृहद संस्थाओं और संस्थात्मक जटिलताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनको सामाजिक विश्लेषण की वृहद इकाई माना जाता है। कॉम्ट कहते थे कि स्थैतिक समाज यानी कि स्टैटिक जो सोसाइटी है उसमें विभिन्न भागों के परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया की खोज की जानी चाहिए। मतलब कार्य और कारण के संबंध जो हैं वो खोजने चाहिए। और उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की ओर ध्यान आकर्षित करा, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उसके ऊपर काफ़ी काम किया। ये जो अप्रोच है ये एक ऐसे सिद्धांत या नियम की खोज करना है जो ये स्पष्ट करे कि संरचना को एक इकाई और अन्य सभी इकाइयों से किसी एक विशिष्ट इकाई को कैसे प्रभावित करती है। संरचना की एक विशिष्ट इकाई दूसरी इकाई को किस तरह से प्रभावित करती है और वो किस तरह से उनसे प्रभावित होती है, और समाज का अस्तित्व किस तरह से बना रहता है। इकाई का पूर्ण रूप से और पूर्ण का इकाई से और इकाइयों का आपस में क्या संबंध है, ये भी इसका भी अध्ययन करना प्रकार्यवादी पद्धति के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकार्यवाद में एक नई दिशा जोड़ी। उनका मानना था कि समाज और जीव, क्योंकि वो जैविकीय जो उपागम है उससे बहुत प्रभावित थे, सोशल डार्विनिज्म से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि समाज और जीव की प्रक्रियाओं में प्रकार्यात्मक समरूपता और समानता को देखा जा सकता है, फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ हम देख सकते हैं। उन्होंने पहले जीव की मौलिक विशेषताएं, जैसे कि जिस हर जीव में
एक शरीर की संरचना होती है, अंगों की परस्पर निर्भरता होती है, कार्य का वर्णन किया जाता है और उसके आधार पर उन्होंने इस जीव की तुलना जब समाज से करी तो उन्होंने कहा कि समाज का विश्लेषण भी इसी पद्धति से किया जाना चाहिए। शरीर का निर्माण कई अंगों से होता है, इसी तरह से समाज का निर्माण भी बहुत सारे विभिन्न अंगों से होता है, जैसे कि परिवार है, हमारी संस्थाएं हैं, हमारा राज्य है, शिक्षा पद्धति है, कानून है, संस्कृति है, ये सारे जो अंग हैं वो समाज को मिलकर बनाते हैं। और प्रत्येक अंग जो है शरीर में विशिष्ट कार्य करता है। समाज का भी हर एक अंग अपना अपना विशिष्ट कार्य करता है, परिवार अपना विशिष्ट कार्य करता है और इनके कार्य परस्पर अव्यवस्थित और असंगठित होते हैं, जो शरीर को व्यवस्थित और संतुलित और संगठित करते रहते हैं। जिस तरह से जीव जगत में शरीर की संरचना और उसके अंगों में सरल और जटिल रूप देखने को मिलते हैं, उसी तरह से जिस तरह से समानता और भिन्नता देखने को मिलती है और विभेदीकरण और जटिल विभेदीकरण के क्रम में विकसित हुए हैं, उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में भी सरलता से और जटिलता की ओर का क्रम देखने को मिलता है, सरल से और अधिक जटिल समाज की तरह। समाज को भी जीव की तरह ही अखंड व्यवस्था के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर देखते थे और उनका मानना था कि समाज का निर्माण जीवों की ही तरह विभिन्न इकाइयों में हुआ है। ये अलग अलग इकाइयाँ सामाजिक संरचना में एक दूसरे से संगठनात्मक रूप से संबंधित होती हैं। हर एक इकाई समाज में अपना अपना निश्चित निर्धारित काम करती है, जैसे परिवार अपना काम करती है, राज्य व्यवस्था अपना काम करती है, संस्थाएं, संस्कृति ये अपना अपना विशिष्ट कार्य करती रहती हैं। अलग अलग इकाइयों में, विभिन्न इकाइयों में के द्वारा किए गए कार्यों से ही समाज सुचारू रूप से संतुलित रूप से इक्विलिब्रियम में चलता रहता है और व्यवस्थित होता है। उनका मानना था कि संरचना में एक प्रकार के या समरूप तत्व होते हैं जिसमें वो जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन जहाँ पर तत्व अलग अलग संरचना वाले होते हैं या संरचना में आंतरिक विभेदीकरण हो जाता है, वहाँ तत्वों में भी अधिक मात्रा में पारस्परिक एक दूसरे से निर्भरता ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेंसर ने कहा कि संरचना की अधिक मात्रा में विभेदीकरण का उद्देश्य पूरी तरह से अधिक मात्रा में एकीकरण को पैदा करता है। जितना ज़्यादा विभेदीकरण होगा उतना ही अधिक एकीकरण आएगा और उसमें आंतरिक असंतुलन कम होता चला जाएगा। तो ऐसी संरचना में अनुकूलन करने का गुण अधिक होता है, एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से इसी जो आर्ग्यूमेंट है इसको आगे बढ़ाते हुए एमिल डर्खाइम, ऑगस्ट कॉम्ट ने, स्पेंसर ने और डर्खाइम ने ये प्रकार्यवादी पद्धति को बताया और शुरू में प्रारंभिक लेखों में डर्खाइम ने भी जैविकीय विचारधारा को अपनाया था और उन्होंने रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में जो समाजशास्त्रीय और सामाजिक मानव शास्त्रीय पद्धति है उसको जोड़ने का काम किया था। श्रम विभाजन के दूसरे जो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनकी जो पुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार्य के फंक्शन की बात करी है कि श्रम विभाजन किस तरह से समाज को प्रकार्यात्मक दृष्टि से एक दूसरे से जोड़ता है और उसके कारण और कारणों को में स्पष्ट अंतर बताया है। श्रम के विभाजन का प्रकार्य समाज का एकीकरण और पुनर्एकीकरण करना होता है। जितना ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, आपके परिवार में भी देखते हैं आप, पापा का काम अलग होता है, मम्मी का काम अलग होता है, भाई बहन अलग काम करते हैं, दादा दादी अलग काम करते हैं। निर्देशन का काम जो है वो दादा दादी करते हैं,
मम्मी पापा उसका क्रियान्वयन का काम करते हैं, आपका काम निश्चित है सब। तो ये प्रकार्यात्मक एकता, परिवार में प्रकार्यात्मक एकता देखी जा सकती है। इसी तरह से समाज में भी, समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो प्रकार्यात्मक दृष्टि से एक होते हैं। और श्रम के विभाजन का कारण नैतिक सघनता का बढ़ना होता है। जब नैतिक दृष्टि से सघन हो जाएगा समाज, उसमें श्रम विभाजन और ज़्यादा अधिक होगा। नैतिक सघनता जनसंख्या के दबाव के कारण फलस्वरूप बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या जैसे पहले समाज में, कृषक समाज में या जो चारागाह वाले समाज थे या आदिम समाज थे, उनमें जनसंख्या बहुत कम पाई जाती थी और इसलिए श्रम विभाजन कम होता था। जबकि आज के समाज में देखें तो जनसंख्या भी बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने से अलग अलग लोग अपने अपने विशिष्टीकृत कार्य करते हैं और अपने अपने कार्य करके वो समाज में योगदान देते हैं। अब जो मटका बनाने वाला है वो अपना कार्य कर रहा है, जो मशीन चलाने वाला है वो अपना कार्य कर रहा है, जो बेचने वाला जो है, रिटेलर जो है, वो अपना काम कर रहा है, उत्पादक अपना काम कर रहा है और सब अपना अपना समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत तर्क रखे। उन्होंने सबसे पहली बात कहा कि जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा और सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ेगी, वहाँ पर सरल खंडात्मक समाज द्वारा निर्मित नियंत्रण टूट जाते हैं और प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में वृद्धि होती है, वो बढ़ता है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। अब ये इस सामाजिक प्रतिस्पर्धा के खतरे को टालने के लिए समाज किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो कहते हैं कि इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विरोध को घटाने या नियंत्रित करने के लिए विशेषीकृत प्रकारों को अपनाया जाता है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे पर अधिक आश्रित बना देते हैं। इस तरह से पारस्परिक उत्तरदायित्व, मतलब हम एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह से परिवार में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, समाज में भी विभिन्न जो संस्थाएं हैं या विभिन्न इकाइयां हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करती हैं। तो ये पारस्परिक उत्तरदायित्व की नैतिकता को अपनाने की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के दबाव के बढ़ने के कारण से श्रम विभाजन बढ़ता है, जो विशेषीकरण को को बढ़ाता है और इसके कारण पारस्परिक अन्योन्याश्रितता, मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है और इसके कारण, इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के कारण समाज के सदस्यों को सहयोग करना पड़ता है। तो जो जनसंख्या के कारण प्रतिस्पर्धा पैदा हुई थी, वो श्रम विभाजन और विशेषीकरण और विभेदीकरण के कारण वो सहयोग करने लग जाते हैं और व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। उन्होंने ये स्थापित किया कि धर्म का प्रकार्य समाज में एकता स्थापित करना है। जिस तरह से परिवार जो है, परिवार कंट्रीब्यूट करती है, इसी तरह से धर्म जो है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। अब हम एस्टैब्लिशमेंट, जो फंक्शनलिज्म के स्थापना के बारे में बात करेंगे। प्रकार्यवाद की स्थापना और स्पष्ट सिद्धांत का निर्माण मैलिनोस्की, उसका श्रेय जो है मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन को जाता है। मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने आदिम समाजों के अध्ययन के संदर्भ में प्रकार्यात्मक पद्धति को अपनाया और ये पद्धति सामाजिक मानव शास्त्र में ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रसारवादी पद्धति की आलोचना के फलस्वरूप विकसित होकर दोबारा से वापस समाजशास्त्र में आई थी। इस पद्धति में रॉबर्ट के मर्टन का बहुत ज़्यादा योगदान है।
अब हम बात करेंगे मैलिनोस्की का और रैटक्लिफ ब्राउन के योगदान की, क्योंकि ये दोनों जो विचारक थे ये सामाजिक मानवशास्त्री थे। और मैलिनोस्की ने प्रकार्यात्मक पद्धति को 1914 में मेलेनेशिया की जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन करके उसको परिष्कृत किया। उन्होंने आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक इस किताब में और द फैमिली ऑफ ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, अबॉरिजिनीज थे, उनका अध्ययन किया और अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इसमें इसका विवेचन किया। उन्होंने उद्विकासीय और तुलनात्मक अध्ययन किया। सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने के लिए उद्विकासीय और तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों की आलोचना करी और प्रकार्यात्मक पद्धति के से उसका अध्ययन की व्याख्या करी। उनका मानना था कि मानव ने अपनी 7 आधारभूत आवश्यकताओं, मानव के 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला रोटी, शरीर का पोषण, प्रजनन, आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सारे प्राणियों, मनुष्यों की। और इनकी पूर्ति के लिए संस्कृति के अलग अलग तत्वों का निर्माण किया होता है। उनका मानना था कि संस्कृति के तत्वों के प्रकार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और संस्कृति के सभी तत्व मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मैं कोट करूँगी उनकी जो वो है, उनका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं। और उनके अनुसार संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में संगठन और प्रकार्यात्मक एकता देखने को मिलती है। इसके कारण इन इकाइयों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखा जा सकता है। और ये मैलिनोस्की ने कहा है कि संस्कृति के तत्वों की प्रकार्यात्मक एकता और अपरिहार्यता का गुण जो है वो सार्वभौमिक होता है। हर एक इकाई या तत्व को संस्कृति की संरचना या और प्रतिमान से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर रही होती है। इसलिए ये पूर्ण का अविभाज्य अंग होता है, यानी कि समग्र जो है वो उसके अंग जो हैं वो विभाजित नहीं किए जा सकते। संस्कृति की ये इकाइयाँ या तत्व धर्म हो सकते हैं, विवाह हो सकती है, नातेदारी हो सकती है, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं हो सकती हैं, प्रथाएं हो सकती हैं, विश्वास हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है। तो संस्कृति के तत्व या विभिन्न इकाइयों की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और अपरिहार्यता संस्कृति का निर्माण करती है। कल हम रैटक्लिफ ब्राउन के विचारों की चर्चा करेंगे और फिर हम मर्टन के जो सिद्धांत हैं, मर्टन ने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस को के बारे में बात करी थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्य, और साथ ही फंक्शंस और डिसफंक्शंस, प्रकार्य और दुष्कार्य, इनकी बात करी थी। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।